जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आप सबको वृंदावन निधि वन की एक रहस्यमयी घटना से रूबरू कराने वाली हूँ। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुने और अगर चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करें। दोस्तों, वृंदावन धाम श्री कृष्ण की लीलाओं की भूमि, जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की उपस्थिति मानी जाती है। यहाँ निधिवन एक ऐसा स्थान है जिसे रहस्यमयी और अलौकिक कहा जाता है। निधिवन से जुड़ी अनेक कथाएं प्रचलित है दोस्तों, पर एक घटना जो 2015 में घटित हुई है वो सभी के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जिसने निधिवन के रहस्यों को जानने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ जो हुआ वह किसी श्राप से कम नहीं था। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं और आप सब भी इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनें और अच्छी लगती है तो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं शेयर करके। दोस्तों, 2015 की गर्मियों का समय था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा जिसका नाम संध्या था दोस्तों, वो अपनी 3 सहेलियों के साथ वृंदावन घूमने आई थी। वो अध्यात्म में रुचि रखती थीं, लेकिन कहीं न कहीं निधिवन के रहस्य उन्हें अजीब और अविश्वसनीय लगते थे। लोगों से उन्होंने सुना था कि हर रात निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाते हैं और जो भी यह देखने की कोशिश करता है या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या वो पागल हो जाता है। संध्या को यह सब मनगढ़ंत कहानियां लगती थीं। उसे विश्वास ही नहीं था कि आज के युग में भी ऐसी बातें सच हो सकती हैं। उसकी जिज्ञासा इधर दोस्तों इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने ठान लिया था कि वह निधिवन में रात बिताकर इन रहस्यों का सच्चाई जान करके रहेगी। दोस्तों, वृंदावन में रात का सन्नाटा होता है। वृंदावन के स्थानीय लोग और पंडितों ने खूब समझाया कि रात होने से पहले निधिवन छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, वहाँ शाम को आरती के बाद कोई भी नहीं रुकता, पर संध्या और उसकी सहेलियों ने इसे अंधविश्वास मान करके नज़रअंदाज कर दिया था। दोस्तों, उन्होंने जब वो वृंदावन आई, उन्होंने एक गेस्ट हाउस में कमरा लिया और निधिवन वहाँ से कुछ ही दूरी पर था। दोस्तों, इसी तरह से वो दिन में आकर के कुछ स्थानीय लोग पंडितों से तो उन्होंने बात कर ही लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो फिर वो रात के करीब 12 बजे जब पूरा वृंदावन सो रहा था और निधिवन के दरवाजे बंद किए जा चुके थे, तब संध्या अपने दोस्तों के साथ एक गुप्त रास्ते से निधिवन में दाखिल हो जाती हैं दोस्तों। रात का सन्नाटा भयावह था। वहाँ के पेड़ जो हमेशा झुके रहते थे, ऐसे लग रहे थे जैसे आपस में कोई बातें कर रहे हैं। हवा में उस दिन एक अजीब-सी महक थी, मानो चंदन और केवड़े की खुशबू हो। संध्या अपने फ़ोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। तीनों जो उनकी सहेलियाँ थीं, वो डरी हुई थीं। लेकिन संध्या बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी, उनके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा था कि ऐसी चीज़ें क्या सच में होती हैं और आज रात में पता लगा लूँगी कि ऐसा क्या सच में होता है या नहीं, और सुबह जाकर लोगों को दिखाऊँगी। दोस्तों, अचानक रात के करीब 12 बजे वहाँ एक हल्की-सी बाँसुरी की धुन सुनाई देने लगी। धुन इतनी मधुर थी कि उनके कानों में मिश्री की तरह घुल रही थी। कुछ ही पलों में माहौल और ही ज़्यादा रहस्यमयी हो गया वहाँ का। सभी पेड़ धीरे-धीरे हिलने लगे जैसे उन पर कोई नाच रहा हो। सहेलियाँ वहाँ से घबरा गईं और वहाँ से भागने को कहने लगीं, पर संध्या रुकने पर अड़ी रही। दोस्तों, उसी वक़्त अचानक से निधिवन में फूल झड़ने लगे जैसे किसी ने वहाँ रास रचाया हो। हवा में घुंघरुओं की आवाज़ भी आने लगी। अब तो संध्या की सहेलियों का धैर्य जवाब देने लगा। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गईं कि उन्हें लग रहा था कि अगर वो इसी वक़्त यहाँ से नहीं गईं, तो उनकी धड़कनें फट जाएँगी। इतनी ज़ोर से उनकी धड़कनें फट रही थीं और उन्हें बहुत ही अजीब तरह से घबराहट हो रही थी। दोस्तों, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन संध्या जो होती है, वो वहीं की वहीं खड़ी रहती हैं और वो सब सोचती हैं कि हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अचानक संध्या को कुछ ऐसा दिखता है कि एक पेड़ के पास सफ़ेद साड़ी पहने एक उसे छाया-सी दिखती है। दोस्तों, वह छाया ना तो पूरी तरह से इंसान थी और ना ही वो पूरी तरह से अदृश्य थी। वह छाया धीरे-धीरे संध्या की ओर बढ़ने लगती है। संध्या की चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं दोस्तों। संध्या चीखने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। वो सामने ही उस चीज़ को देख रही थी। उसके पैर दोस्तों काँपने लगते हैं। तभी उस छाया से संध्या के माथे पर कुछ फूँका और संध्या वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ती हैं दोस्तों। अगली सुबह स्थानीय लोग जब निधिवन के द्वार खोलने आते हैं,
तब उन्हें संध्या वहीं पर बेहोश मिलती है। दोस्तों, बेहोश संध्या को देख कर के पूरे वृंदावन में जो लोग आए हुए थे, अफ़रा-तफ़री मच जाती है। लोगों के बीच बातें होने लगती है कि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद, इतना लोगों को देखने के बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लड़की अंदर रह गई हो और हमें पता ना चला हो। वहाँ के जो गार्ड थे, जो मेन पंडित थे, उन्होंने लोगों को बहुत फटकार लगाई, डाँट लगाई कि ऐसा कैसे हो गया? यहाँ पर कल लड़की को किसी को भी अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो जाता है, तब भी इसका दोष हमारे ऊपर लगेगा, सब हमें कहेंगे। तुम लोगों ने मतलब इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? लेकिन दोस्तों, उस दिन सबने अच्छे से चेक किया था कि अंदर कोई भी नहीं था। इस बात की सफाई जितने भी गार्ड्स थे, जितने भी लोग थे देख-रेख वाले, सब कहने लगे। लेकिन किसी की बात पर जो मेन पुजारी थे, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि लड़की है, अगर इसके साथ कुछ भी गलत होता है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, इसी तरह से फिर संध्या को जब बेहोश हो चुकी थी तो उसे उठाया गया और वहाँ से उसे एक कमरे में ले जाकर लिटाया गया। दोस्तों, जब उस देखा गया संध्या को, तो उसके शरीर पर नीले निशान पड़े हुए थे, जैसे कि किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो। उस हाथ के नीले निशान को देख कर के बहुत ही मतलब सब बहुत ही घबरा गए थे। उसकी आँखें खुली हुई थीं, उसके जीवन का जैसे कोई चिन्ह ही नहीं था। इस तरह से उसे लग रहा था। मतलब बे जब उसकी आँखें खुलती हैं दोस्तों, तो बड़ी ही हैरान हो जाते हैं लोग देख कर के। जब उससे पूछते हैं तो वो कुछ बिल्कुल गुमसुम थी। गुमसुम देख कर के वहाँ के जो लोग थे, डॉक्टरों को बताते हैं, तो वो डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में लोग पहुँचाते हैं और डॉक्टर से जब बात करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि बिल्कुल वो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत बड़े सदमे सदमे में है, उसने कुछ ऐसा देख लिया है, जिस वजह से उसकी मतलब वो वहीं पर रुक गई है, ना वो उससे पीछे जा पा रही है, ना वो उससे आगे बढ़ पा रही है। दोस्तों, संध्या इस समय बहुत बड़े सदमे में थी, ना वो बोल पा रही थी, ना किसी को पहचान पा रही थी। उसे मानसिक अस्पताल में उसी दिन भर्ती करवाना पड़ा। उसके बाद दोस्तों, उसे लग रहा था कि संध्या को कि उसके घरवालों तक कैसे पहुँचा जाए। लेकिन संध्या के जो दोस्त थे दोस्तों, उन उन लोगों के पास जो भी उसमें फ़ोन था, जितनी भी चीज़ें थीं, जो उनके दोस्त वग़ैरह थे, उनको बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट किया गया। लेकिन क्योंकि उनका जो फ़ोन था उसमें लॉक लगा हुआ था, तो जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो उनके लॉक को मतलब तुड़वाते हैं। उसके बाद दोस्तों, वो संध्या की जो फ्रेंड थी, उनके घर वाले थे, उनके पास फ़ोन करते हैं। उसके बाद वो आते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो कुछ लोग थे वहाँ पर, उसकी रिकॉर्डिंग जब वो देखते हैं कि वह वीडियो क्लिप धुंधली और टूट-फूट गई थी दोस्तों। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बाँसुरी की आवाज़ और पेड़ के हिलने की धीमी-धीमी परछाइयाँ थीं। उसके अलावा उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। दोस्तों, संध्या कभी ठीक नहीं हो पाई उसके बाद। दोस्तों, उसके घर वाले आते हैं। घर वाले जब उसके आते हैं और वो देखते हैं संध्या की हालत, तो बहुत ही उसकी मम्मी, उसके पापा, उनकी बहन रोने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों, संध्या मतलब कभी भी मतलब संध्या के इस समय जो हालात थे दोस्तों, उसको देखकर लग नहीं रहा था कि वो कभी ठीक हो पाएगी। उसके बाद वह पागल हो चुकी थी। उसके आँखों में हमेशा एक डर-सा बना रहता था। वो बस बार-बार एक ही बात दोहराया करती थी, मैंने उसे देख लिया, मैंने उसे देख लिया। उसके बाद उसकी माँ सोचती हैं कि हम उसे घर ले जाते हैं, यहाँ का माहौल है, कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, उसको घर लेकर जाते हैं। कुछ समय के बाद अब फिर भी वहाँ घर जाने के बाद भी संध्या पहले जैसी नहीं रह गई थी। बस वो एक ही जगह पर बैठी रहती थी, उसे खाना खिला दो तो खाना खा लेती थी, उसे पानी पिलाओ तो पीती थी, ना वो उसे भूख लगती थी, ना उसे प्यास लगती थी। दोस्तों, कुछ ऐसा उसका मतलब हो गया था। और उससे जब पूछा जाता कि तुम्हें भूख प्यास क्यों नहीं लगती, तो वो कहती कि मैंने उन्हें देख लिया है और मैंने उन्हें जब से देखा है ना, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है और मुझे बस सब कुछ अजीब-अजीब सा लगता है। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर सब बड़ी ही हैरान हो जाते थे। तभी सब कुछ लोग थे जो वहाँ पर आते, पड़ोसी थे, मोहल्ले वाले थे कि आपने किसको देख लिया है? तभी वो बताती कि मैंने राधा रानी और श्याम सुंदर को मैं देख लिया है। मैं उन्हें देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें महसूस किया। मेरे सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें थी कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। बस वो इतनी ही बातें रटती रहती थी दोस्तों। इतनी सी बात, इस घटना ने वृंदावन में सनसनी फैला दी थी। लोग फिर से कहने लगे कि निधिवन के रहस्य को परखने का दुस्साहस हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, भगरी श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला एक दैविक लीला है, जिसे देख पाना किसी नश्वर के लिए संभव नहीं है। दोस्तों, इसी तरह से वो सोचते थे कि
अब उनके मम्मी-पापा ये सोच रहे थे कि इसको हम ऐसा क्या करें कि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। दोस्तों संध्या को मथुरा के ही एक मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और डॉक्टरों ने उसे गहरे सदमे में पाया क्योंकि उसकी आँखें हमेशा खुली रहती थी। बस उसने एक अजीब-सा खालीपन था, ना वो ठीक से खाती थी, ना वो जब भी वो बोलती थी, तो बस एक ही बात दोहराती थी कि मैंने उन्हें देख लिया है, वो राधा रानी और श्याम सुंदर वहाँ थे। डॉक्टरों ने इसे मनोवैज्ञानिक आघात बताया दोस्तों, पर वृंदावन के स्थानीय लोग इसे निधिवन के अलौकिक प्रभाव का नतीजा मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती है। दोस्तों संध्या की 3 सहेलियाँ थीं, उनके साथ भी आखिर क्या हुआ हम ये भी जानेंगे। दोस्तों संध्या के साथ जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन दोस्तों उनकी 3 सहेलियाँ जो उस रात भाग निकली थीं, वो खुद को सुरक्षित मान रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों एक ही हफ़्ते के बाद अजीब-अजीब घटनाएँ उनके साथ भी होने लगीं। पहली सहेली दोस्तों जिनका नाम रिया था, वो उस कमरे में रात के समय घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसे महसूस होता जैसे उसके पास कोई चलकर आ रहा है। एक रात उसे दरवाजे के नीचे किसी के पैर देखे और वो पैर इतने सुंदर पैर देख कर के उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों वो बड़ी ही ज़ोर से चिल्लाई। उसके बाद दोस्तों जो उसकी दूसरी सहेली जिसका नाम नेहा था, उसको भी सपने में एक सफ़ेद साड़ी पहनी स्त्री दिखाई देती है जो उसे निधिवन ही बुला रही होती हैं। तीसरी सहेली दोस्तों पूजा नाम था, उसको लगता था कि कोई रात में उसके कानों में फूँक मारकर बाँसुरी की धुन बजाता है। जब वो उठती तो उसके सिरहाने तुलसी के पत्ते रखे मिलते थे। दोस्तों तीनों इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि दोबारा वृंदावन जाने से ही उन लोगों को नाम वृंदावन नाम से ही डर लगने लगा। दोस्तों इस बीच संध्या के परिवार वाले जब मथुरा में वो नहीं ठीक हुई, तो उसे वो दिल्ली ले जाते हैं, पर उसकी मुश्किलें वहाँ पर भी नहीं ख़त्म होती। दोस्तों संध्या के कमरे में अक्सर अजीब-अजीब आवाज़ें आने लगीं। एक रात संध्या की माँ ने देखा कि संध्या अपने बिस्तर पर नहीं थी। जब उन्होंने पूरे घर में उसे ढूँढा, तब वो घर के आँगन में तुलसी के पौधे के पास मिली और उसके बाल खुले हुए थे। वो अपने दोनों हाथों से बाँसुरी बजाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जबकि उसके पास कोई बाँसुरी भी नहीं थी दोस्तों। जब उसकी माँ ने उसे वापस अंदर खींचने की कोशिश की, तो संध्या ने गुस्से में कहा, मुझे मत रोको, राधा रानी आ रही हैं। राधा रानी आ रही हैं, तुम्हें नहीं दिखता? राधा रानी आ रही हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों में संध्या की हालत और भी बद से बदतर हो जाती है। उसने अब तो खाना-पीना भी बंद कर दिया था, बस निधिवन की बातें करती थी। उसके पिता उसे कई मंदिरों में, कई तांत्रिकों के पास, कई बहुत ही प्रकांड पंडितों के पास ले गए कि वो उससे कुछ भी उसे फ़ायदा हो, लेकिन उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ दोस्तों। फिर एक रात ठीक शाम के 7 बजे, जो निधिवन के द्वार बंद होने का समय होता है, दोस्तों संध्या की माँ उसे खाने के लिए लेकर आती हैं कि संध्या ने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया, तो वो उसे खिला दें। लेकिन दोस्तों संध्या को देखती हैं कि उस संध्या कमरे में नहीं होती। उनकी माँ सोचती हैं कि संध्या बाहर गई होगी, लेकिन संध्या बाहर भी नहीं होती। पूरा पूरा घर छान मारते हैं दोस्तों, लेकिन संध्या कहीं भी नहीं मिलती। सुबह होते ही दोस्तों पड़ोसियों ने संध्या को बहुत ढूँढा, नहीं मिले। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि वृंदावन में चलकर ढूँढें, क्या पता वो वृंदावन करती क्या वहाँ पर नहीं गई है। दोस्तों ये बात सच होती है कि दिल्ली से कई किलोमीटर दूर वृंदावन के पास निधिवन के बाहर बेसुध पड़ी पाई गई। उसके निशान शरीर पर फिर से वही नीले निशान थे, जो पहली बार निधिवन में पाए गए थे। दोस्तों संध्या के होठों पर एक मुस्कान थी और उसकी आँखें स्थिर होकर निधिवन की ओर टिकी थीं। संध्या बोल नहीं सकती थी। दोस्तों इस घटना के बाद निधिवन के पुजारियों ने एक बार फिर सभी को चेतावनी दी कि निधिवन में रात के समय जाना सही नहीं है। जो लोग छुप-छुपा कर जाते हैं कि वहाँ भगवान की लीलाओं को देखने का प्रयास करेंगे, किसी नश्वर के बस की ये बात नहीं है। राधा कृष्ण की रास लीला एक दिव्य रहस्य है। जो कभी इसे समझने टोलने की कोशिश करता है दोस्तों, इसे उसका भुगतान करना ही पड़ता है। संध्या के परिवार ने उसे वृंदावन के एक आश्रम में छोड़ दिया दोस्तों। अब वो वहीं रहती हैं चुपचाप बिना कुछ बोले, बिना किसी को पहचाने। लोग कहते हैं वह भी राधा रानी और श्याम सुंदर की दिव्य लीला के दर्शन कर चुकी है और वह इसकी यही सज़ा है। दोस्तों लेकिन इस जो संध्या के साथ वो उनकी माँ हमेशा ये कहती हैं कि क्या भगवान राधा रानी को देखने की क्या यही सज़ा है? तो तब वहाँ के पंडित जो और मेन होते हैं वो ये कहते हैं, जो मेन पुजारी होते हैं वो कहते हैं
कि इन सब लीलाओं को देखने के लिए तो हम सब आतुर हैं। आपने कहीं न कहीं तो सुना ही होगा ना कि हम कभी-कभी बिहारी जी को देखते ही उनमें लीन हो जाते हैं और हमारी आँखें पथरा जाती हैं। ऐसा लगता है कि बिहारी जी को देखते हुए ही हमारी आँखें पथरा जाएँ और हम सदा सर्वदा अनंत काल के लिए बस उन्हें ही ऐसे निहारते रहें। ऐसा ही कुछ संध्या के साथ हुआ था। उन्हें ये सज़ा नहीं, उन्हें ये उनकी शायद भक्ति प्राप्त हो गई थी। तो दोस्तों इसी तरह से संध्या के साथ ऐसा हुआ। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि क्या निधिवन की रात्रि की लीला एक सच्चाई है या केवल एक रहस्य? अगर ये सच्चाई नहीं है तो संध्या और उनकी तीनों सहेलियों के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब कोई नहीं जानता, पर यह घटना आज भी वृंदावन में खौफ दास्तान के रूप में याद की जाती है दोस्तों। आपको यह रहस्यमयी लीला घट जो लड्डू गोपाल और हमारे निधिवन की लीला कथा है दोस्तों, जो संध्या के साथ घटित हुई है, आपको कैसी लगी दोस्तों? क्या ये सच है? क्या ऐसा लोगों के साथ हो सकता है? आप मुझे ज़रूर बताएँ। दोस्तों, अगर आज की ये लीला कथा आप सबको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूँगी फिर से राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की एक नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।